तो हम लोग इसमें कहाँ तक कवर कर चुके थे? चंपारण आंदोलन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन के बाद जो एक कमेटी का गठन हुआ था जून 1917 में, उस जांच कमेटी का रिपोर्ट आ गया था। उसके बाद चंपारण एग्रीगेरियन बिल आया था, तो वहां से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चंपारण एग्रीगेरियन बिल जो है वह 1918 में आया, ठीक है, 1918। तो चंपारण एग्रीगेरियन बिल कब आया? 1918 में, ठीक है। और इस चंपारण एग्रीगेरियन बिल के द्वारा जो तीन कठिया प्रथा था उसको समाप्त कर दिया गया, और तीन कठिया प्रथा समाप्त करने के साथ ही जो किसानों पर जुल्म हो रहा था उस जुल्म को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इस आंदोलन में गांधी जी के अन्य सहयोगी कौन कौन थे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इसमें 2-3 नाम देकर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन इनके सहयोगी रहे चंपारण आंदोलन के दौरान। तो 3-4 नाम है महत्वपूर्ण रूप से जिनको याद रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहले इसमें कौन आ जाएंगे, बोलो? पहला नाम जो इस सहयोगी के रूप में आएगा, 2-3 नाम तो तुम लोग पहले देख चुके हो। कौन कौन नाम आएगा वो उसमें से कुछ नाम बताओ, एक भी नाम बताओ। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या इनके साथ थे इस आंदोलन में? तो आंसर है हाँ थे। उसके बाद जिन्होंने इनका स्वागत किया था मुजफ्फरपुर में, किसने स्वागत किया था? जेबी कृपलानी। मुजफ्फरपुर में इनका स्वागत किसने किया था? जेबी कृपलानी। तो ये सब कुछ नाम है जिसको याद रखोगे। इसके अलावे यहाँ पर ये वापस मिलेंगे किससे? महादेव देसाई से। तो महादेव देसाई भी इनका सहयोगी है। उसके बाद जिसने इनको आमंत्रित किया था, चंपारण आमंत्रित किसने किया इनको? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो शुक्ला जी भी इनके सहयोगी थे। तो कुछ नाम है जिसको अच्छे से याद रखना है तुमको, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला नाम है राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। इनका योगदान तो काफी बड़ा है क्योंकि राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी बिहार आए थे, और यही राजकुमार शुक्ल ही है जिन्होंने कलकत्ता से गांधी जी को पटना अपने साथ लेकर आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नाम जो है जिन्होंने इनका स्वागत किया था, कहाँ पे स्वागत किया था? मुजफ्फरपुर में। क्या नाम था उनका? जेबी कृपलानी। क्या नाम था? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तीसरा नाम है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये सब महत्वपूर्ण इंसान हैं जिनके बारे में ऑलरेडी तुम जान चुके हो कि ये सब इनसे संबंधित थे। इसके अलावे कुछ नाम है जिसको याद रखोगे, जैसे कि ये महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई। महादेव देसाई के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखोगे। महादेव देसाई इनसे पहली बार 1915 में मिले थे। उसके बाद वापस चंपारण आंदोलन के दौरान ये मिले, और अभी जब ये महादेव देसाई इनसे मिलेंगे तो इनके साथ हो जाएंगे, और इनके साथ ही इनके आश्रम में चले जाएंगे। और अब से लेकर यानी 1917 से लेकर जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है, इनकी मृत्यु होती है 1942 में, तो 1917 से लेकर 1942 तक ये गांधी जी के साथ रहेंगे। कई बार इनको गांधी जी का छाया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जहां जहां गांधी जी जाएंगे, जो काम गांधी जी करेंगे, उन सारे कार्यों में इनका योगदान रहेगा। और महादेव देसाई जो है आने वाले समय में ये गांधी जी के सचिव भी बन जाएंगे और उनके सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तो याद रखोगे महादेव देसाई काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। इसके बाद जो एक और नाम आएगा वो है ब्रज किशोर। क्या नाम है? ब्रज किशोर, ब्रज किशोर। इनका भी इस आंदोलन में काफी योगदान रहा। इनके अलावे और जो नाम आएगा वो है नरहर पारिक या नरहरी पारिक। क्या नाम है? नरहरी पारिक या नरहर पारिक, ठीक है। इनका भी अच्छा खासा योगदान था। और नरहर पारिक यहाँ जब इस आंदोलन की समाप्ति हो जाएगी, इसके बाद ये अहमदाबाद भी जाएंगे, वहां भी उनके साथ ये बने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। इसके बाद एक और इंसान थे मुकुटधारी प्रसाद चौहान। क्या नाम था? मुकुटधारी प्रसाद चौहान, ठीक है, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, ठीक है, चौहान, मुकुटधारी प्रसाद चौहान। तो ये लोग प्रमुख लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया था। फिर से एक बार सारा नाम देख लो, ठीक है। कौन कौन हो गए? राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, नरहर पारिक, अनुग्रह नारायण सिंह, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, ठीक है। एक और नाम है, एक और नाम लिख लो, मजरूल हक। क्या नाम है? मजरूल, ठीक है, मजरूल हक। ये भी इनके साथ थे। अच्छा, यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो।
कई बार तुमको हो सकता है 3 से 4 नाम दे दे और पूछे इसमें से कौन चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है इसमें, लेकिन इतना जरूर जानना है कि ये सब इनके साथ थे इस आंदोलन में, जितने भी ये कार्य करेंगे ये सब कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है आंदोलन का विरोधी कौन था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि बहुत लोगों ने इनका सहयोग तो किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया। उसमें से एक नाम है एनजी रंगा। क्या नाम था? एनजी रंगा। एनजी रंगा, ठीक है, एनजी रंगा काफी इंपॉर्टेंट आदमी है। राजनीतिक में इनका सक्रिय भागीदारी तुमको देखने को मिलेगा 1920-21 के बाद, और 1915 में जब हिंदू महासभा का गठन होता है तो ये उसके सदस्य बन जाते हैं। अभी ये लोग यंग है, ठीक है, 1900 में इनका जन्म हुआ है एनजी रंगा का। ठीक है, तो इसीलिए देश के आज़ादी के बाद भी इन सबको राजनीति में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1959 में जाके 1959 कब इन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया? 1959 में ये एक पार्टी स्थापित करेंगे, उसका नाम होगा स्वतंत्र पार्टी। क्या नाम होगा? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। तो एनजी रंगा जो है ये गांधी जी के समर्थक तो थे, गांधी जी के विचारों के समर्थक तो थे, लेकिन कई मुद्दों पर गांधी जी का जो कार्य करने का प्रणाली था उससे ये सहमत नहीं होते थे। तो जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, इस चीज के भी ये खिलाफ थे कि इस तरह से हमें नहीं, हमें छीन कर लेना होगा, इस तरह का इनका विचारधारा था। तो गांधी जी के इस आंदोलन के ये समर्थक नहीं थे। क्या नाम था? एनजी रंगा। इन्होंने एक पार्टी बनाई देश की आज़ादी के बाद, कांग्रेस से अलग, जब सी राजगोपालाचारी हो गए थे। तो याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस इन्होंने छोड़ दिया था, और कांग्रेस छोड़ने के बाद एनजी रंगा के साथ मिलकर इन्होंने एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम पड़ा स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई? 1959 में। किसने किया? एनजी रंगा और सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है चंपारण में गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र। ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना है, स्पेशली बिहार से संबंधित एग्जामों में काफी सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कि गांधी जी के खिलाफ चंपारण में षड्यंत्र रचा गया था। क्या वो षड्यंत्र था? षड्यंत्र था कि इनको खाना में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया गया था। ठीक है, हुआ क्या था, जब 1917 में ये बिहार पहुंचे तो बिहार के कुछ नील मालिकों ने अपने जो आयोजक है उनके साथ मिलकर गांधी जी को भोजन पर बुलाया। मुख्य रूप से नाम जो आता है नील बगान प्रबंधक का, उसका नाम था इरविन। क्या नाम था? इरविन। ठीक है, ये इरविन नील बगान प्रबंधक है। ठीक है, इन्होंने ही, ये वो इरविन नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। एक और इरविन कौन है? एक और इरविन जो कि आगे चल के वायसराय बनने वाला है, ये वो इरविन नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, तो इस इरविन के द्वारा ही गांधी जी को आमंत्रित किया गया रात्रि भोज पर, और उसी में इन लोगों का प्लान था कि दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को दे दिया जाए और गांधी जी यही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इरविन ने यह कार्य अपने रसोइया को सौंपा, और रसोइया का नाम क्या था? बकत मियाँ। क्या नाम था? बकत या बख्त मियाँ। ठीक है, क्या नाम था? बख्त मियाँ या बकत मियाँ, जो बोलना है बोल सकता है। ठीक है, बख्त मियाँ। ठीक है, बख्त मियाँ। क्या नाम था? बख्त मियाँ। ठीक है, तो ये जो बख्त मियाँ है इनका रसोइया है, या बकत मियाँ भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, वो दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो बकत मियाँ या बख्त मियाँ ये इरविन का रसोइया है, और इरविन साहब जो है इसी बख्त मियाँ को बोलते हैं कि आपको क्या करना है? गांधी जी के दूध में जहर मिला देना है। अब ये बेचारा मिला तो देता है, लेकिन जब गांधी जी को देने जाता है तो राजेंद्र प्रसाद भी बगल में ही बैठे थे, तो उनको ये बोल देगा कि इसमें जहर मिला हुआ है, और इस तरह से गांधी जी दूध नहीं पीते हैं और गांधी जी की जिंदगी बच जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट घटना, यहाँ से कई बार ये पूछा जाता है कि चंपारण में जब गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ तो इनकी जान किसने बचाई? किसने बचाई? बख्त मियाँ ने, और ये एक रसोइया था। ये भी यहाँ से एक बार सवाल पूछ लिया गया है कि क्या करता था बख्त मियाँ, क्या था? तो याद रखोगे, बख्त मियाँ रसोइया था इरविन के यहाँ, और इन्होंने ही दूध में जो जहर मिलाया हुआ था वो देने से मना कर दिया, जिस कारण से गांधी जी की जान बच गई। अब है चंपारण के बाद गांधी जी गए। ठीक है, अब चंपारण आंदोलन समाप्त हो चुका है, चंपारण में जितना योगदान देना था गांधी जी को वो दे चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है परीक्षा में, इससे सवाल आए भी हैं, पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं सवाल, कि चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी कहाँ गए? तो चंपारण के बाद गांधी जी गए अहमदाबाद। कहाँ गए? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। अब देखो जो समय चल रहा है 1917-18 का ये समय है, तो 1917 के आसपास में
गुजरात वाले क्षेत्र में काफी क्षेत्रों में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग के साथ साथ कुछ जगह हैजा भी फैला हुआ था। इन सारे कारणों से लोग काफी परेशान थे, लोग आर्थिक रूप से भी उस समय में बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये सब मुद्दे को लेकर लोग परेशान हैं, और ऊपर से अंग्रेज हुकूमत जो है वह किसी क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। वहीं पर जो वहाँ के कुछ मिल मजदूर थे उनको जो प्लेग बोनस मिलने वाला था वो भी जो मिल मालिक है वो उनको देने से मना कर देंगे। तो ये दो रीजन है जिसके वजह से दो आंदोलन होगा गुजरात में। ठीक है, अच्छे से याद रखोगे। पहला आंदोलन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और दूसरा आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो मिल मजदूर आंदोलन सबसे पहले गांधी जी हिस्सा लेने के लिए इसी में जाएंगे। जैसे ही गांधी जी चंपारण आंदोलन समाप्त करेंगे उसके बाद ये जाएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। तो पहले ये जान लो कि ये हुआ कब था, 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। लेकिन दो घटना है जो कि 1918 में हुआ है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ है। अब इस दोनों में अगर कभी तुमको डिफ्रेंशिएट करना हो कि पहले कौन हुआ है बाद कौन हुआ है, एक तो यहाँ से अरेंजमेंट देख लोगे, दूसरा महीना याद रखोगे, तब तुम अरेंज आसानी से कर सकते हो। तो कब हुआ था? फरवरी। कब हुआ था? फरवरी 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? फरवरी 1918। वहीं पर खेड़ा सत्याग्रह जो है यह हुआ था मार्च 1918। कब हुआ था? मार्च 1918। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 और खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918। ये दोनों का ईयर और मंथ याद रखना, ज्यादा और बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कारण जरूर याद रखोगे। कारण दोनों का एक जैसा लगता भले ही, लेकिन कारण में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का जो कारण था यह था प्लेग बोनस नहीं मिलना। क्या था? मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं मिलना। ठीक है, प्लेग बोनस नहीं मिलना। वहीं पर खेड़ा सत्याग्रह का जो कारण था यह था, ये खेड़ा एक शहर, एक जिला है गुजरात का। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, यानी खेड़ा के लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका मेन रीजन था टैक्स में इंक्रीमेंट। क्या था? टैक्स में वृद्धि। ठीक है, एक तो देखो सबसे पहले अकाल फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? अकाल फैला हुआ है, हैजा फैला हुआ है, ठीक है, प्लेग फैला हुआ है। इन सब के बावजूद, ठीक है, इन सब के बावजूद यहाँ पर टैक्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है, लगभग 23% के आसपास टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो इन्हीं कारणों के खिलाफ यहाँ के लोग, यानी खेड़ा के लोग आंदोलन करेंगे। इसी को हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानेंगे। वहीं पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के द्वारा जो विद्रोह किया गया था इसको हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानेंगे। तो थोड़ा बहुत दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया। अब एक बार शुरू से देख लेते हैं कि चंपारण के बाद गांधी जी कहाँ गए? अहमदाबाद। अहमदाबाद में पहला इन्होंने हिस्सा कहाँ लिया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में या खेड़ा सत्याग्रह में? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। फरवरी महीना में ये आंदोलन समाप्त हुआ, और गांधी जी जब यहाँ पे जाएंगे तो इनके समर्थन में गांधी जी भूख हड़ताल करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखोगे। ठीक है, इनके समर्थन में गांधी जी क्या करेंगे? भूख हड़ताल। और ये भूख हड़ताल पहला भूख हड़ताल होगा भारत में। कहाँ होगा? कौन सा होगा? पहला। ठीक है, ये याद रखोगे। अगर गांधी जी से दो सवाल तुमसे पूछा जाए कि पहली बार ये जेल कब गए, पहली बार इन्होंने सत्याग्रह कब किया, और पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल कब किया, ये तीन सवाल अच्छे से यहाँ से याद रखोगे। तो अभी तक हम लोग एक चीज देख चुके हैं कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह ये है चंपारण सत्याग्रह। इससे जस्ट पहले एक देखा था कि भारत में गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस, मतलब जो लोगों को ये संबोधित करेंगे, वो इन्होंने 1916 में किया था BHU में। ये तीन चार अलग अलग सवाल हैं जो बहुत अच्छे से याद रखना कि पहली बार गांधी जी ने भारत में लोगों को संबोधित कहाँ किया? BHU में 1916 में। दूसरा सवाल यह बनता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि हम लोग अभी अभी समाप्त किए हैं। और इसके बाद सवाल पूछा जाएगा कि गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अगर भूख हड़ताल पूछ ले तो याद रखोगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सत्याग्रह के दौरान, यानी ये आंदोलन के दौरान इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था मजदूरों के समर्थन में। अब देखो यहाँ पे जो मिल मालिक थे उन लोगों ने तो साफ मना कर दिया था कि हम लोग नहीं देंगे किसी भी प्रकार का प्लेग बोनस, लेकिन मजदूर का प्लेग बोनस का मांग था। तो जब गांधी जी जाएंगे तो शुरुआती दौर में जो मिल मालिक हैं वो लोग 20% देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग 20% बोनस दे देंगे। लेकिन मजदूर जो यहाँ पे मांग कर रहे थे वो कर रहे थे लगभग 50% का। तो ये भी याद रखोगे कि बोनस की जो मांग मजदूरों ने की थी वो कितनी थी?
50%, ठीक है। लेकिन जो मालिक हैं, मिल मालिक हैं, वो देने के लिए 20% तैयार थे, ठीक है। अब गांधी जी को लगा कि ना तो ये लोग 20% पे डील करेगा, ठीक है, यानी मिल जो मालिक हैं वो 20% दे रहे हैं, लेकिन मजदूर मानेगा नहीं। मजदूर मांग रहा है 50%, जो कि मिल मालिक नहीं मानेगा, इसलिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला और इन्होंने डन किया 35% पे। और जो मजदूर है वो भी इस 35% पे सहमत हो जाएंगे। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या प्लेग बोनस मिला हड़ताल के बाद, तो आंसर है हाँ, प्लेग बोनस इनको मिला। कितना मिला? 35%। कितना मांग कर रहा था मजदूर लोग? 50%। मिल मालिक देना कितना चाहता था? 20%। लेकिन फाइनली दोनों के बीच में एक बात बन गई, कितने पर? 35% पर, ठीक है। तो याद रखोगे, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, गांधी जी का ये आंदोलन भी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि बताओ इस आंदोलन में गांधी जी का समर्थक कौन था, ठीक है। तो एक इंसान है जिसका नाम याद रखोगे, कौन है वो? अनुसुईया बेन। कौन है? अनुसुईया, अनुसुईया, ठीक है, अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन, ठीक है। कौन है? अनुसुईया बेन, जिसने इस आंदोलन में काफी योगदान दिया है, ठीक है, अनुसुईया बेन। अब अनुसुईया बेन के बारे में हम पहले ही बता रखे, ठीक है। 1918 में यहीं पर गांधी जी के द्वारा क्या एक संगठन बनाया जाएगा, क्या क्या नाम है उस संगठन का? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। क्या है संगठन का नाम? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है। इसी 1918 में बनाया जाएगा। और उस लेबर एसोसिएशन का जो अध्यक्ष नियुक्त होगा वो कौन होंगे? अनुसुईया बेन नियुक्त होंगे। तो काफी ये सक्रिय भूमिका में थे। इन मजदूरों के जो आंदोलन था, जो आंदोलन थे, उसमें काफी सक्रिय भूमिका में अनुसुईया बेन ने अपना भूमिका निभाया था, ठीक है। चलो अब अगला आंदोलन देखते हैं, यह है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? मार्च 1918। कारण क्या था? अकाल हैजा प्लेग के कारण लोग त्रस्त थे, इसके बावजूद वहां पर टैक्स बढ़ा दिया गया, जो कि लगभग 23% के आसपास था। इसी के खिलाफ खेड़ा के लोगों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह के दौरान जैसे ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त होगा, गांधी जी शिफ्ट कर जाएंगे खेड़ा चले जाएंगे। खेड़ा का आंदोलन जो है पहले से शुरू हो चुका था, ठीक है, लेकिन गांधी जी थोड़े लेट पहुंचेंगे। लगभग 11 मार्च के आसपास इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो दो आदमी हैं जिसका नाम याद रखोगे, मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक, ठीक है। दो आदमी हैं, मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक। इन दोनों ने इस आंदोलन को पहले ही शुरू कर दिया था, ठीक है, लगभग 11 मार्च के आसपास। और गांधी जी पहुंचे इसमें 22 मार्च को, ठीक है। तो याद रखोगे, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी 22 मार्च को पहुंचे थे। और उसके बाद जब ये पहुंचेंगे तो फिर आंदोलन का बागडोर इनके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और अंततः ये आंदोलन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ना चाहते हुए भी अंग्रेज हुकूमत जो है, सरकार जो है, वह इनके बातों को मानेगा। और इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन की समाप्ति के बाद, ना कहते हुए भी जो अंग्रेज हुकूमत है वह लगान वसूली में ढिलाई देंगे, लगान वसूली में देरी करेंगे, और इस साल का लगान बहुतों का माफ कर देंगे। इस आंदोलन के दौरान काफी लोगों की संपत्ति भी जब्त हो गई थी, तो उन सारे संपत्तियों को भी अंग्रेज हुकूमत वापस कर देगी। तो काफी सक्सेसफुल आंदोलन रहा खेड़ा सत्याग्रह भी। इससे सवाल पूछा जाता है कि इस आंदोलन में गांधी जी के अन्य सहयोगी कौन थे। तो गांधी जी का नाम तो क्लियर हो ही गया, लेकिन यहाँ पर एक और नाम है जिनका नाम याद रखना जरूरी है, वो है पटेल जी। कौन है? पटेल जी। तो इस आंदोलन में पटेल जी ने भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और काफी इंपॉर्टेंट है। पटेल जी जो है अभी उभरते हुए नेता हैं, ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह में उनका योगदान जो है वह काफी अमूल्य है, ठीक है। तो याद रखोगे, प्रमुख नेता जिन्होंने योगदान दिया इस आंदोलन में, यानी खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया, वो कौन है? पटेल जी। देखो एक एक नाम है दोनों जगह, वो बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कि अनुसुईया बेन किस आंदोलन से संबंधित है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से। और पटेल जी किससे संबंधित है? ये संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह से। तो ये दोनों नाम अच्छे से याद रखोगे। पटेल जी के अलावे इस आंदोलन में महादेव देसाई जो इनके साथ आए थे वो, और नरहर पारिक, इस दोनों ने भी योगदान दिया। तो महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई और नरहर पारिक। क्या नाम है? नरहर पारिक। ये दो तीन लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया अपना इस आंदोलन में, लेकिन सबसे अमूल्य योगदान जो है वो कौन है, किनका है? वो है पटेल जी का। तो काफी इंपॉर्टेंट योगदान इनका, याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग 18 तक का कहानी देख चुके हैं, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था और खेड़ा सत्याग्रह था। ये दोनों समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पहुंच गए हैं 1919 में। 1919 का जो घटना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को ही घटा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है इतिहास में, ठीक है।
लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था, उस रीजन को अगर समझोगे तो अच्छे से ये कहानी याद रहेगा, ठीक है। अब हुआ क्या है, अभी तक का जो समय चल रहा है, भारत में काफी आजादी को लेकर काफी आंदोलन वगैरह हो रहे हैं। तो अंग्रेज चाहता है ये सारे आंदोलन कैसे समाप्त हो जाए, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, जिसको हम लोग कहेंगे सेडिशन कमेटी, ठीक है। और उस सेडिशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे सिडनी रॉलेट। कौन होंगे? सिडनी रॉलेट। अब इस कमेटी के द्वारा ही ये सजेशन दिया जाएगा कि एक ऐसा कानून लाइए, अगर कहीं पर भी कोई आंदोलनकारी अगर नजर आए और सरकार को या पुलिस को लगता है कि ये गड़बड़ कर सकता है तो उसको उठा लीजिए, और कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एक काफी खतरनाक कानून था, जो भारतीयों को कभी भी किसी भी जगह पर अरेस्ट करने का पुलिसों को अधिकार देता था, बिना किसी सूचना का। इसीलिए इसको कहा जाता है बिना दलील बिना वकील का कानून, ठीक है। तो काफी खतरनाक कानून था, और इसको लागू किया गया मार्च 1919 में। गांधी जी इसको एक संज्ञा देंगे, वो क्या होगा? काला कानून, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने काला कानून किसको कहा, तो गांधी जी ने काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा। देखो यहां से एक चीज और याद रखोगे कि गांधी जी अफ्रीका में जब थे तो वहां पर भी उन्होंने काला कानून की संज्ञा एक कानून को दिया था, ठीक है। तो अगर भारत में पूछे तो याद रखोगे रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा, ठीक है। और जब ये कानून पारित हो जाएगा तो गांधी जी भी इसकी आलोचना करेंगे, और आलोचना करने के बाद ये एक दिन तय करेंगे कि इस दिन हम लोग इसके लिए एक सत्याग्रह करेंगे, इस दिन हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और वो दिन जो था वो था 6 अप्रैल। कौन सा था? 6 अप्रैल। काफी इंपॉर्टेंट दिवस है। अब देखो हुआ क्या है, अब जितना भी आंदोलन है, आंदोलन का अगर पृष्ठभूमि थोड़ा सा पलट कर देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफी अधिक आंदोलन हो रहे हैं। उसी में से एक क्षेत्र है, वह है पंजाब। तो अंग्रेजों का ये जो सेडिशन आयोग का सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया, इस रॉलेट एक्ट को काफी जगह काफी सख्ती से लागू किया गया। उसमें से एक जगह है पंजाब, ठीक है, क्योंकि पंजाब में बहुत अधिक आंदोलन वगैरह हो रहे थे। तो गांधी जी जब 6 अप्रैल को सत्याग्रह की शुरुआत करने का आह्वान करेंगे, ठीक है, तो इसी समय में पंजाब वाले क्षेत्र में काफी अधिक जो सक्रिय आंदोलन है वो शुरू हो जाएगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अब वहां पर गांधी जी का आगमन भी क्या बैन कर दिया जाएगा, मतलब अंग्रेज बोलेंगे पंजाब आप आ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं 6 तारीख को जब इन्होंने सत्याग्रह की घोषणा की, उस दिन को किस रूप में मनाए जाने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। तो उस दिन को क्या कहा इन्होंने? अपमान प्रार्थना एवं हड़ताल दिवस। क्या कहा? अपमान प्रार्थना एवं हड़ताल दिवस। तो इससे सवाल पूछा जाता है कि अपमान प्रार्थना एवं हड़ताल दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के आह्वान पर यह दिवस मनाया गया। अब गांधी जी का आगमन जो है वो पंजाब में हो गया है बैन, ठीक है। गांधी जी अब वहां जा नहीं सकते हैं, पर इसके बावजूद, बैन के बावजूद गांधी जी पंजाब जाने के लिए निकल जाते हैं। और पंजाब जब ये पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही हरियाणा वाले क्षेत्र में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि अभी तक भारत में गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो गांधी जी को पहली बार कैद कर लिया जाएगा। कब कर लिया जाएगा? 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल। कब किया जाएगा कैद? 10 अप्रैल 1919 को इनको कैद कर लिया जाएगा। और कहां कैद किया जाएगा? पलवल स्टेशन पर। कौन सा स्टेशन है? पलवल स्टेशन। ये पलवल जो है ये हरियाणा का स्टेशन है। कहाँ का स्टेशन है? हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा का स्टेशन है। और इसी स्टेशन पर गांधी जी को कैद कर लिया जाएगा और इनको वापस मुंबई लाकर छोड़ दिया जाएगा। अब कहानी समझो कि आंदोलन का एक जो मेन बोल सकते हो, मेन जो क्षेत्र है वो है पंजाब। पंजाब में काफी सारे आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। इस कानून के खिलाफ यानी रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी पंजाब में काफी सक्रिय आंदोलन या विद्रोह हो रहे हैं। अब यहाँ पर अंग्रेज सरकार जो है वह काफी परेशान है कि इस आंदोलन को समाप्त कैसे करें, ठीक है। और ऊपर से गांधी जी अगर वहां पहुंच गए तो आंदोलन और भी व्यापक हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट सोचती है कि हम गांधी जी का पंजाब में एंट्री बैन कर देंगे, ठीक है। गांधी जी का एंट्री बैन हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये मुंबई से जाते हैं पंजाब, लेकिन बीच में ही इनको उतार दिया जाता है। कहाँ उतार दिया जाता है? पलवल स्टेशन पर, और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके वापस मुंबई लाकर छोड़ दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट घटना याद रखोगे। और पहली बार ये इनका पहला जेल है भारत में। अगर पूछा जाए पहला जेल, ठीक है, भारत में पहला जेल, ठीक है, भारत में पहला जेल कब हुआ इनको? तो पलवल स्टेशन पर इनको कैद किया गया 10 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट है। अगर इनको पहला जेल पूछा जाएगा तो वो हुआ था अफ्रीका में 1908 में। तो अफ्रीका का पहला जेल 1908 और भारत का पहला जेल 1919 10 अप्रैल। कहाँ हुआ? पलवल स्टेशन पर, ठीक है। चलो, इसके बाद गांधी जी तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन वो आंदोलन जारी रहेगा।
और आंदोलन के पीछे और थोड़ा सा एक रीजन था कि आंदोलनकारी जो थे उसमें दो प्रमुख नेता थे, जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक और क्या नाम था, सत्यपाल मलिक। इसी आंदोलन के दौरान ही इन दोनों को कैद कर लिया जाता है। अभी जैसे पता चला कि रॉलेट एक्ट में कोई कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो दोनों आंदोलन कर रहे थे, नेता थे, उठा लिया। अब इसके विरोध में भी वहां पर आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाएगा और आगे अब क्या करना है नहीं करना है इसको लेकर वो लोग मीटिंग करेंगे। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, जालियांवाला बाग अमृतसर में मीटिंग रखा गया था, बैसाखी का वो दिन था, मीटिंग रखा गया था। और उसी मीटिंग के दौरान, जबकि वो लोग अहिंसात्मक रूप से मीटिंग कर रहे थे, किसी भी हिंसा को अंजाम नहीं दे रहे थे, लेकिन उसी मीटिंग के दौरान डायर साहब वहां पहुंचते हैं, गोली चलाने का आदेश देते हैं और काफी लोगों की हत्या हो जाती है जालियांवाला बाग में ही, क्योंकि जगह छोटा था, गेट निकलने जगह अंदर से तो बड़ा था लेकिन बाहर निकलने का जगह कम था। जब गोली चलाने का आदेश दिया गया तो काफी भगदड़ मच गई और लोग बाहर निकल नहीं पाए और काफी लोग की इसमें हत्या हुई। तो काफी इंपॉर्टेंट घटना है। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग अलग टॉपिक में देखने वाले हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी तक देखोगे जब तक ये जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ है, तो उसका भी डेट याद रखोगे। 10 तारीख को इनको जाने से मना किया गया, गांधी जी को 10 तारीख को इनको अरेस्ट किया गया। मात्र 3 दिन के बाद 13 अप्रैल को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसकी काफी निंदा की गई गांधी जी के द्वारा। अभी तक देखोगे तो गांधी जी दो तरह के विचारधारा वाले इंसान हैं। जैसे अभी से पहले देखोगे 1919 के जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उससे पहले देखोगे कि गांधी जी कहीं ना कहीं अंग्रेज के थोड़े बहुत पक्ष में रहते थे। ठीक है, अगर हम लोग इसका मदद कर देंगे तो अंग्रेज खुश हो जाएगा, तो हमको कुछ अधिकार दे देंगे। लेकिन इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी अंग्रेज के कट्टर विरोधी हो जाएंगे और आप आगे चल के देखोगे जितने भी आंदोलन होंगे उसमें अंग्रेजों का समर्थन करने का ये विचार नहीं लाएंगे। 1919 में हम लोग एक और घटना देखने वाले हैं। अब देखो रॉलेट एक्ट वाला तो कहानी हो गया क्लियर, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट का जो अंजाम होगा वो जालियांवाला बाग के कांड के रूप में होगा। उसके बाद तो काफी भारतीय जो हैं वो पूरे अंग्रेज हुकूमत के ही खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको तो यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 1919 में, तो एक और घटना देखेंगे, वो है खिलाफत आंदोलन, जो कि मुस्लिमों के द्वारा किया गया है खलीफा के पद को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो इस घटना को भी हम लोग अलग से देखने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको याद रखोगे। 1919 में एक और आंदोलन हुआ है जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं, मुस्लिमों के द्वारा किया गया। मुस्लिमों के लीडर हैं अली बंधु, उनके द्वारा, मतलब दो भाई हैं अली बंधु, उनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। और ये आंदोलन खलीफा के पद के लिए हुआ है, ना कि देश के आज़ादी के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर काफी लोग सोचते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मतलब हो गया अंग्रेज का खिलाफत करना, और जो कि देश के आज़ादी के लिए था। आज़ादी से इसका कोई मतलब नहीं था, ये खलीफा पद के लिए था। क्लियर है। अब इस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। अभी वापस हम लोग पहुंचते हैं गांधी जी पर। गांधी जी का क्या इस खिलाफत आंदोलन से कोई संबंध था क्या? तो आंसर है हाँ। खिलाफत आंदोलन का यानी आंदोलनकारियों का, या यूं कहें खिलाफत समिति का जो मीटिंग होगा 1919 में, ये मीटिंग नवंबर 1919 में होगा और ये इसका आयोजन होगा दिल्ली में। और उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे? गांधी जी। तो गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है खिलाफत समिति की मीटिंग में। कहाँ हुआ ये? दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में ये मीटिंग हुआ है। और कब हुआ है अगर ये पूछा जाए तो नवंबर 1919। और इस बैठक में गांधी जी हिस्सा लेते हैं, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेते बल्कि इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है गांधी जी ने खिलाफत समिति की अध्यक्षता कब की थी? कब की थी? नवंबर 1919। कहाँ हुआ था ये बैठक? दिल्ली में हुआ था। और यहाँ से इस समिति में जब इस बैठक में जब गांधी जी हिस्सा लेंगे तो यहाँ से गांधी जी को एक विचार आएगा कि हम लोग इस आंदोलन को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक करके, और एक नया आंदोलन करते हैं जो कि अंग्रेज के खिलाफ होगा। अभी देखो, अभी अंग्रेज के खिलाफ हो तो रहा है लेकिन खलीफा के लिए, इसमें देश का कोई फायदा नहीं है। गांधी जी का विचार था कि हम लोग ऐसा आंदोलन करते हैं जो देश के हित में भी हो, और इसी आंदोलन को वह एक नया नाम देंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन है। गांधी जी के लाइफ में 3-4 घटना है जिसको तो हर 100% हम लोगों को पढ़ना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट घटना है। ये सब अलग अलग टॉपिक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखेंगे भी, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920। कब हुआ है? 1920। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। तो इंपॉर्टेंट आंदोलन है, याद रखोगे 1919 में। लेकिन यहाँ से 2 चीजें और हम लोग देखेंगे, फिर बाकी चीज हम लोग कभी और देखेंगे। 2 चीज यहाँ से क्या देखने वाले हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई और अंत कब हुआ। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखोगे। शुरू जो हुआ है वो हुआ है 1 अगस्त 1919 को। कब हुआ है? 1 अगस्त 1919। और ये 1 अगस्त का दिन काफी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इस दिन हम लोगों के बीच से एक काफी इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वो चले गए। उनका नाम था तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु इसी तारीख को होती है, 1 अगस्त को। इसीलिए यहाँ से परीक्षा में भी एक सवाल पूछा जाता है, वह कौन नेता है जिसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो की पर उसका वह अंत नहीं देख पाए। तो कौन है वो? तिलक जी। क्योंकि 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन शुरू भी हुआ और इसी दिन इनकी मृत्यु भी हो गई। तो याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट इंसान वो भी है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1919। अंत कब होगा इसका? अंत होगा 12 मार्च को। कब होगा? सॉरी 12 फरवरी। कब होगा? 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। तो आंदोलन का अगर समय पूछा जाए तो 1920 से लेकर ये 22 तक चला है। अब ये अंत क्यों हुआ, इसके पीछे काफी इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखोगे। ठीक है, कुछ आंदोलनकारी चौरी चौरा नामक जगह है जो कि गोरखपुर में पड़ता है, यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता है चौरी चौरा। कुछ आंदोलनकारी उस क्षेत्र में जा रहे थे, वहीं पर रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता था। पुलिस वालों ने उनको आंदोलन करने से मना किया, रोका। इन लोगों ने गुस्से में आकर थाना को ही जला दिया और लगभग 22 से 23 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, पुलिस वालों की जो थाना में थे। ये काफी एक गलत घटना हो गया और गांधी जी ने भी इसकी निंदा की कि ये जो चौरी चौरा वाला घटना है इसकी हम निंदा करते हैं। और इसी के कारण ही गांधी जी ने इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी कि मेरे आंदोलनकारियों ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है, इस कारण से हम असहयोग आंदोलन समाप्त करते हैं। तो याद रखोगे, इसका अंत जो हुआ है वो हुआ है 12 फरवरी 1922, क्योंकि इस दिन ये घोषणा किया था गांधी जी ने। लेकिन ये चौरी चौरा घटना है ये हुआ था 4 या 5 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। तो याद रखोगे, अंत 12 फरवरी 1922 को हुआ। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या था? कारण अगर पूछा जाए तो अंत करने का कारण तो है चौरी चौरा कांड। कौन सा है? चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, और चौरी चौरा कांड कब हुआ? ये हुआ 4 फरवरी 1922। और 4 फरवरी एग्जाम में नहीं मिले तो आंसर मिलेगा 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो याद रखोगे 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इसी से दुखी होकर गांधी जी ने 12 तारीख को इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी और इस घटना को अंजाम दिया गया। इस कारण से गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां से और पूछा जाता है कि जब चौरी चौरा घटना हुआ उस वक्त गांधी जी कहां थे? कहां थे उस वक्त गांधी जी जब चौरी चौरा घटना हो रहा था? तो बताओ कहां थे गांधी जी? जब चौरी चौरा का घटना घट रहा था तब गांधी जी थे बारदोलोई में। कहां थे? बारदोलोई में। ठीक है, याद रखोगे कहां थे गांधी जी? बारदोलोई। ठीक है, बारदोलोई में। कहां थे गांधी जी? बारदोलोई। तो और बारदोलोई से ही इन्होंने घोषणा किया कि हम इस आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखोगे। ठीक है, और इसके बाद गांधी जी को जेल हो जाती है 6 वर्ष की। कितने वर्ष की जेल होती है? 6 वर्ष की जेल होती है। 6 वर्ष की जेल होती है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण इनको 2 साल में ही छोड़ दिया जाता है। तो इनको जेल होना था, 22 में जेल हुआ, 6 साल तक ये जेल में रहते, पर इनको 24 में छोड़ दिया गया। तो याद रखोगे 1922 से लेकर 24 तक यह जेल में रहते। कितने वर्ष की सजा हुई थी? 6 वर्ष की। लेकिन रहे जेल में कितना साल? मात्र 2 साल, 22 से 24। ठीक है, चलो इसको एक बार फिर से देख लो। और सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। कब तक चला? 1922। ये तो मुख्य बात है, याद रखोगे। लेकिन शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। ठीक है, और सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई। और इसकी समाप्ति कब होगी? किस घटना से? चौरी चौरा नामक घटना से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। चौरी चौरा का घटना कब घटा? 4 फरवरी 1922। अगर 4 नहीं मिले तो 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का घटना हुआ। इसी घटना से आहत होकर गांधी जी फाइनली 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। ठीक है, लेकिन जब ये सब हो रहा था तो लोगों को लगता है हो सकता है गांधी जी भी चौरी चौरा में होंगे। तो याद रखोगे गांधी जी चौरी चौरा में नहीं थे, बल्कि गांधी जी थे बारदोलोई में। कहां थे? बारदोलोई में। और वहीं से इन्होंने इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। और इसके बाद गांधी जी को जेल हो जाएगी, 6 वर्ष की इनको सजा होगी, लेकिन 2 साल में ही स्वास्थ्य कारणों से निकल जाएंगे। तो 1924 में गांधी जी जेल से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट घटना है, ये याद रखोगे। चलो ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए। अब आगे की क्लास में हम लोग यहां से आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।